वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था पावर इन एसी सर्किट्स का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, और उसकी इस एबिलिटी को कहा जाता है कैपेसिटेंस। तो हमें एक बताया गया है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे सी से डिनोट कर रही हूँ। आगे हमें कहा गया है कि उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी हमारे पास ऐसी डिवाइस रजिस्टर हो, फॉर एग्जाम्पल जो कि ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट के गुजरने में रुकावट पैदा करे, तो उसकी रेजिस्टेंस हमें बताई गई है कि कितनी है, 1000 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके साथ सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब ये है कि इन दोनों डिवाइसेस में से जो करंट है वो सेम पास होगा। अब हमें ये बताया गया है कि एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड। यानी कि जो हमारे पास सर्किट है उसमें जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, जिसका साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक वेव के साथ यहाँ पे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो हमारे पास सोर्स है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की सोर्स है, और उसका जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितना है, 12 वोल्ट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से मुराद ये है कि हमारे पास इस सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट मौजूद है, और ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ग्राफ बना रही हूँ जिसमें जो करंट है वो पहले एक डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है। तो ऐसे जो करंट होता है हमारे पास उन्हें कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमें कहा गया है कि जो हमारे पास सर्किट है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ जो वेव्स है जो एक सेकंड में हमारे पास पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है, 50 हर्ट्ज। आगे हमें कहा गया है कि फाइंड द एवरेज पावर सप्लाइड, यानी कि जो हमारे पास स्टूडेंट सर्किट है जिसमें हमारे पास सीरीज में एक कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस मौजूद है, तो हमने इस पूरे सर्किट में जो हमारे पास एवरेज पावर सप्लाई हो रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह करते हैं, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, ताकि उसको देख के आगे सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, वो हमारे पास है 2 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो को इस तरह करते हैं कि ओपन करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। उसके बाद हमारे पास मौजूद है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमारे पास है 1000 ओम्स। ठीक है, और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमारे पास है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रही हूँ VRMS। ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 12 वोल्ट्स। अब यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज से क्या मुराद है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ वोल्टेज का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वोल्टेज ने एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू हासिल की। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं V0, यानी कि ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ठीक है, टाइम के साथ जब हमने ग्राफ बनाया है वोल्टेज का तो हमारे पास ये पीक वैल्यू आ रही है। जब हम इसी पीक वैल्यू को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है वोल्टेज की। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है वोल्टेज की, और ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वो वैल्यू होती है जो कि उतनी ही पावर जनरेट करेगा जितना कि एक डायरेक्ट करंट के सर्किट में वोल्टेज जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया डाटा, और अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है एवरेज पावर जो कि इस सर्किट में सप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज पावर है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है पी एवरेज, जिसे मैं PAV से यहाँ पे डिनोट करती हूँ। ठीक है, पी एवरेज इक्वल्स टू VRMS। ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय IRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू तो पता है। ठीक है, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट नहीं मालूम। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मालूम करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। यानी कि इम्पीडेंस हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होती है जो कि इस पूरे सर्किट में मौजूद है। तो इसे भी हम कह देते हैं कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब देखें यहाँ भी हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इम्पीडेंस की अब वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगा इम्पीडेंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर सी, इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमारे पास ये, अगर इसे हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस है जिसे हम रिएक्टेंस कहते हैं, उसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस एक्स सी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मौजूद है और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी मौजूद है। दैट मीन्स कि अब हमारे पास ये टोटल 4 इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है ताकि हम एवरेज पावर को कैलकुलेट कर सकें। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सब इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको हमने सॉल्व करना है और फिर हम कैसे एवरेज पावर को कैलकुलेट करते हैं।